तो हेलो बच्चा लोग, स्टूडेंट्स भाई हमने लास्ट टाइम आपके मेटल्स के रिएक्शन देखे थे, याद है? मेटल का सबसे पहले रिएक्शन देखा था हमने ऑक्सीजन के साथ, फिर हमने देखा था वाटर के साथ, फिर हमने देखा था कि अगर हम मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलता था? बेस मिलता था। भाई अगर मान लो मैं Zn को वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे सोडियम, अगर मान लो मैंने सोडियम को रिएक्ट करवाया तो मुझे सोडियम जिंकेट मिलता था। याद आया कुछ? अगर मैं किसी एक मेटल ऑक्साइड को दूसरे मेटल से रिएक्ट करवाता था या H2O के साथ रिएक्ट करवाता था तो भाई आज हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं आपका मेटल्स का। भाई देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, आपने रिएक्टिविटी सीरीज का नाम सुन रखा है, रिएक्टिविटी सीरीज। भाई रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? पहले भी हमने पढ़ रखा है कि भाई एक सीरीज होती है जिसमें अलग अलग मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया जाता है। अब वो क्या दिखाता है कि जितना हायर ऑर्डर होगा किसी मेटल का वो मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे पहली चीज भाई मैं इसकी खासियत की बात कर रहा हूं, ये क्या होता है उसका जो पूरा सीरीज है वो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। आई होप हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। देखना है भाई रिएक्टिविटी सीरीज कैसी होती थी? कटप्पा का बड़ा भाई कनक्का, माजी आले जैन, फेकू, हाजी, एजी, ओ। याद आया कुछ? और इसके बीच में हम लोग क्या क्या लिखते थे? पीबी, एक टिन और एक हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम फिलहाल कर देंगे बॉक्स में बिकॉज वो गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, इन सभी के बीच में क्या आएगा? तो यहां पे ग्रेटर देन की साइन। सर मोबाइल वाला किधर पड़ा? एक बार स्टैंड। ओके तो बच्चों ये हमको दिखा क्या रहा है कि जितना मेटल हायर ऑर्डर का होगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। मतलब पोटेशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव। तो भाई ये हमको ये दिखाएगा कि भाई हायर इज द मेटल, हायर इज द रिएक्टिविटी एंड आल्सो हायर इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनी रिएक्शंस। भाई हमको पता है कि ये तीन जिससे भी रिएक्शन करते हैं हीट एनर्जी बहुत डेवलप करते हैं। ये भी करेंगे बट सबसे ज्यादा कौन करेगा? स्टार्टिंग के। एक तो रिएक्टिविटी सीरीज का बात हो गई। अब अगर मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, तो बच्चा लोग अगर मैं किसी एक मेटल को उस किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट से मिलाता हूं, भाई मेटल सॉल्ट मतलब क्या होता है देखते हैं। तो वो क्या करेगा? सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या करेगा? सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज करो कि अगर मैं इसको मेटल 1 बोलता हूं, ये मेटल 2 है एंड इफ कंडीशंस अप्लाई, इफ मेटल 1 इज ग्रेटर देन, मतलब रिएक्टिविटी वाइज अगर उससे बड़ा है मेटल 2 से, तो आपको क्या मिलेगा? मेटल 1 का सॉल्ट मिल जाएगा एंड मेटल 2 अलग हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, सो भाई सपोज करो कि मैं कैल्शियम को रिएक्ट करवाता हूं Fe2O3 से। भाई ये क्या है? आयरन का सॉल्ट Fe2O3। इट इज नथिंग बट द आयरन सॉल्ट। या सपोज करो कि चलो भाई मैं ये नहीं लेता हूं, मैं CuSO4 ले लेता हूं, कॉपर सल्फेट ले लेता हूं। सो ये क्या है? कॉपर का सॉल्ट। भाई सॉल्ट का मतलब है कि जिसके बीच में आयोनिक बॉन्ड बने एंड उसके अंदर मेटल होना चाहिए। आयोनिक बॉन्ड प्लस मेटल। अच्छा ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है उसकी चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे। ठीक है, सो अब यहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखा है ना आपने। कैल्शियम एक लात मार के कॉपर को भगा देगा, हट, बदले में खुद उसकी जगह पे आ जाएगा CuSO4, सॉरी CaSO4। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा बात किसकी लगी? बैलेंसिंग की। तो यहां पे तो सब बैलेंस्ड ही है। एक और एग्जांपल देख लें। सपोज एल्यूमिनियम को मैं रिएक्ट करवाता हूं अगेंस्ट CuSO4 से, तो यहां पे पिक्चर क्या आ जाएगा? AlSO4 प्लस Cu। भाई क्या एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? यस। तो एल्यूमिनियम भी इसको लात मार देगा एंड खुद उसकी जगह पे आ जाएगा।
अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखो भाई, एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं +3, SO4 के पास कितना होता है -2। ये पता होगा मैम, आपने भाई 9th में वैलेंसी पढ़ रखी है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है -2। सो ये क्या हो जाएगा Al3SO4 ट्वाइस। ठीक है, इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड कॉपर, बाकी बैलेंस तो है ही ऑलरेडी। तो बच्चा लोग एक चीज और कि अगर मान लो कभी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जावे कि पहले एक कलर था बाद में कलर चेंज हो गया, क्यों? किसी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ जब हमने केमिकली मिलाया तो उसका कलर चेंज हो गया, क्यों? तो रीजन क्या आना चाहिए? देखो ऑब्वियसली वहां पे एक हायर ऑर्डर का मेटल होगा, एक लोअर ऑर्डर का मेटल होगा जो सॉल्ट होगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उस समय कोई ना कोई कलर चेंज जरूर होता है, कोई ना कोई कलर चेंज जरूर होगा। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आवे तो 99% वही आंसर होगा, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज ये सॉल्ट कुछ और था, जो सॉल्ट मिल रहा है वो कुछ और है, इसलिए कलर चेंज होना स्वाभाविक है। अच्छा बच्चा, अगर सपोज करो कि मैं आयरन को Al2SO4 ट्वाइस से ट्रीट करूं, क्या होगा? आयरन एल्यूमिनियम को धक्का मार देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा और एल्यूमिनियम बाहर। क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। अगर आप बोलते हो तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। बच्चों हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब पॉसिबल है कि अगर देखो कंडीशंस अप्लाई है कि अगर मेटल 1 रिएक्टिविटी वाइज अगर मेटल 2 से बड़ा है तो, अरे भाई आयरन एल्यूमिनियम से बड़ा है, देखो ये आयरन ये एल्यूमिनियम, भैया आयरन तो छोटा हो गया। रिएक्टिविटी वाइज बोल रहा हूं बच्चा लोग, कोई एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वो नहीं कह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सॉरी, आयरन जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा है, इसलिए इस समय रिएक्शन आएगा नहीं और आपका आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं, कोई लुक वाइज चेंज नहीं, जो था एज इट इज रहेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सर अगर कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ये गया कहां? अरे भाई वहां पे पड़ा रहेगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। अगर आपने आयरन के पार्टिकल्स डाले हैं तो आयरन के पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाएंगे, दैट्स इट। ओके भाई, यहां तक समझ आया बच्चा लोग? यस बोलो बेटा। सर वो ऐसो वो बहुत है कि बहुत समझ नहीं आया। बेटा हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, इसीलिए 1 मिनट होल्ड करना। हाँ ध्रुव बेटा, वो हाइड्रोजन देखो ये सारे के सारे जो है वो मेटल्स है, हाइड्रोजन एक्चुअली नॉन मेटल है। सेकंड थिंग कि भाई वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए उसको हमने बॉक्स में रखा है। ओके सर। सॉरी वहाँ पे Al2SO4 3 नहीं आएगा? अरे हाँ उल्टा कर दिया मैंने। बच्चा लोग एक करेक्शन यहाँ देख लेना, यहाँ पे भाई Al2 और यहाँ पे 3 आएगा, वो मैंने उल्टा कर दिया था। ओके आगे बढ़े। चलिए सर हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर चेंज होगा ना? हाँ ओके बच्चा लोग अब देखिए भाई यहाँ पे सर मुझे वो मेटल सॉल्ट भाई बता अभी आयनिक बॉन्ड आ गया तो आपको अच्छा समझ आएगा। मेटल सॉल्ट का मतलब है कि एक मेटल जब किसी के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, मेटल होना जरूरी है, आयनिक बॉन्ड होना जरूरी है। रिकॉर्डिंग चारों की चारों, वेरी गुड। तो बच्चा लोग
यहाँ पे मेटल्स के मोस्टली सारे रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। हमने पिछली बार कुछ रिएक्शन देखा, एक रिएक्शन आज देखा, मेटल्स के इतने ही हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो भाई सबसे पहली चीज नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी तो भाई जस्ट मेटल के ऑपोजिट कर लो। फिजिकल स्ट्रेंथ लेस देन मेटल्स, कंडक्शन नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, malleability non metals are not malleable, ductility non metals are not ductile, they cannot be converted into thin sheets, they cannot be converted into thin wires. Non metals are not sonorous, they do not produce ringing sound on being hit by any other object। समझ आ रहा है? जो आपने फिजिकल के लिए लिखा था उसका उल्टा करके नॉन मेटल के लिए लिख दो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं भी इसलिए लाइन बाय लाइन पूरा नहीं जा रहा हूं, बहुत इजी टू है, वो आप कर सकते हो। अब अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आता है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आपके पास ढगलो पॉइंट्स है लिखने के लिए, एक दो नहीं ढगलो पॉइंट्स है। ओके, अब मैं आ जाता हूं डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन से, तो वो क्या देगा हमको? ऑब्वियस सी बात है, नॉन मेटल ऑक्साइड एंड इन फ्यू केसेस हीट। हर बार नहीं, इन फ्यू केसेस। ठीक है भाई, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, करने जैसा ही नहीं है भाई। जब आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट करवाने का मतलब होता है जलाना। अगर आप कार्बन को जलाएंगे तो वो क्या दे देगा? CO2। ओके भाई, अगर कार्बन को इन शब्द को यहां पे ना सफिशिएंट ऑक्सीजन मौजूद होगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं देता हूं, इनसफिशिएंट देता हूं, तो भाई कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे क्या होगा? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा। मतलब जितना चाहिए CO2 बनने के लिए उतना ऑक्सीजन अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही डेंजरस एंड टॉक्सिक गैस है। गलती से भी अगर इसको आपने इनहेल कर दिया तो फिर राम नाम हो जाएगा भाई। अब इसको बैलेंस करें, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ये 2, ये हो गया बैलेंसिंग। ओके, अब अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन के साथ, ओके एक चीज भाई, ये आपको हीट देगा, ये भी आपको हीट देगा। सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा, ये हीट नहीं देगा, लेकिन खुद हीट के तरीके से बाहर निकलेगा, मतलब ये जल जाएगा। सल्फर बर्न्स ऑन बीइंग रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन। भाई सल्फर को जब आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो जल जाएगा। भाई जल जाएगा इन द सेंस जैसे पेट्रोल जल जाता है ना, पीछे कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा, सिमिलरली सल्फर जल जाएगा और एकदम टोटली गायब हो जाएगा। तो भाई अपने आप में वो हीट बन के बाहर निकल रहा है। अगर मान लो कि मैं सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊं, सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊं, तो बच्चा वो मुझे दे देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या देगा मुझे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करें इसको, ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है? 4 बार, यहाँ पे 3 बार। भाई 3 और 4 का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इसको 6 बना सकता हूँ, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ नहीं यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 + 2 6 एंड सल्फर 2 टाइम्स, सल्फर 2 टाइम्स। तो ये हो गया आपका यहाँ पे बैलेंस्ड। समझ आ रहा है बच्चा लोग? Yes, sir. ओके, और वेट मी चेक, और कोई रिएक्शंस है? एंड बच्चा लोग बहुत ही कॉमन रिएक्शन कि अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा पानी, एंड पानी बनने में कोई हीट नहीं बाहर निकलती। ओके, बैलेंसिंग करें, ऑक्सीजन 2 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम, हाइड्रोजन 4 टाइम, ये हो गया बैलेंसिंग। सो ये रिएक्शन था किसी भी नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ।
जाओ चलो फटाफट। ओके बच्चा लोग, तो अब हम नॉन मेटल को, भाई एक्चुअली अब हम नॉन मेटल नहीं, अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे। किससे? नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस H2O। बच्चा लोग आपको याद है कि जब हम मेटल ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट करवाते थे तो आपका बेस बनता था NaOH KOH, याद है कुछ? यहाँ पे बेस का ऑपोजिट बन जाएगा एसिड, प्लस रिलीज क्या होगा भाई? उस समय रिलीज क्या हो रहा था? चलिए देखते हैं, आइए रिएक्शन से पता लग जाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि चलिए मैं लेता हूं CO2 और उसको मैं रिएक्ट करवा देता हूं H2O से। भाई जब CO2 H2O से रिलीज करेगा तो वो बनाएगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा वो? कार्बोनिक एसिड। एंड बच्चा लोग सबसे खास बात कि ये कोई हीट या कोई ऑक्सीजन कोई हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। मेटल रिलीज करता था बट नॉन मेटल रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, बैलेंसिंग देख ले एक बार। कार्बन 1 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, ऑक्सीजन 3 टाइम। यस, इट इज बैलेंस्ड। भाई अगर मैं SO2 की बात करूं तो वो क्या बनाएगा? सेम H2SO3। इसको हम कहते हैं सल्फरस एसिड। क्या बोलेंगे इसको? सल्फरस एसिड। और अगर मान लो मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करवाता हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड को, तो वो बनाएगा सल्फरिक एसिड, H2SO4, सल्फरिक एसिड। तो भाई अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जब मेटल ऑक्साइड को पानी से मिलाया जाएगा तो लिटमस पेपर पे क्या चेंज आ जाएगा? सो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ब्लू टू रेड। भाई वो ब्लू को रेड में कर देगा। ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं कि भाई a student tried या student was performing an experiment, he has taken blue litmus paper and reacted carbon dioxide and water, so the solution will change dash। क्या आएगा भाई? उसने एक ब्लू कलर रेड कलर का लिटमस पेपर लिया था, ये रिएक्शन क्या है और लिटमस पेपर कौन सा है उसके पास? रेड कलर का। तो क्या आंसर आएगा? क्या चेंजेस होंगे? नो चेंज। अरे भाई एसिड ब्लू को रेड में कर सकता है, उल्टा थोड़ी ना कर सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो बस इसी टाइप के और आगे आप रिएक्शन देख सकते हो, जैसे कि और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने क्या देखा था? अच्छा भाई अब कोई बंदा ना बहुत होशियार है, बोलेगा सर अब भाई कोई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बोलते हैं सर देखो हमने अभी क्या देखा था? नॉन मेटल H2 का ऑक्सीजन का रिएक्शन H2O, और उसको ही H2O में मिलाते हैं, तो सर कौन सा एसिड बनेगा? देखा, मुझे पता था। अरे बच्चा लोग वाटर को वाटर से मिलाने पे कोई एसिड बनेगा क्या? पानी को पानी से मिला दिया, अब पानी प्योर हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, खट्टा मीठा हो जाएगा, लेकिन एसिड थोड़ा बनेगा। अरे पानी को पानी से एसिड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो नॉन मेटल के भी रिएक्शन इतने ही थे, दो ही रिएक्शन थे, एक ऑक्सीजन के साथ और एक मेटल ऑक्साइड के साथ। एक क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत आसान है और सिर्फ दो ही हमको ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान भी नहीं देना। तो भाई अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं क्लोरीन के साथ तो हमें मिल जाएगा नॉन मेटल क्लोराइड, नॉन मेटल क्लोराइड। भाई एज पर एग्जांपल आप अगर मिला दोगे सपोज फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ, भाई फॉस्फोरस जनरली P4 होता है एंड Cl2 होता है, सॉरी, तो आपको क्या मिल जाएगा? PCl3। PCl3 नहीं सॉरी नॉन मेटल आएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं, नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो ये हमको क्या मिलेगा? फॉस्फोरस क्लोराइड।
फॉस्फोरस क्लोराइड। ओके, सिमिलरली अगर मैं रिएक्ट कराता हूं सपोज H2O के साथ, H2 तो नॉन मेटल है, क्लोरीन, तो इसका क्या मिल जाएगा मुझे? HCl। ऑब्वियसली ये HCl एसिड है, बट इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी तो कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब भाई बैलेंसिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं 6 और यहाँ पे मैं इसको कर दूं 3, तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फास्फोरस बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी। अब अगर मान लो भाई 2 के बाद मैं 4 लगा सकता हूँ, देखो मैं अगर 3 लगाता तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन को 9 कैसे बनाऊंगा? वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, 3 के बदले 4 कर दिया। अब यहाँ भी 2 एंड P4 हो गया, पिक्चर ओवर। समझ आ रहा है भाई? ठीक है, सिंपली हमने उसको बैलेंस कर दिया भाई, लेकिन क्लोरीन तो 12 हो गया, 4 3 12, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 6 6 2 12 एंड ये तो ऑब्वियसली बैलेंस ही रहेगा, H2 plus Cl2 gives 2 HCl। ओके,